रिया और मौली दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो एक साथ पढ़ी लिखी और बड़ी हुई थी। रिया के माता पिता उसकी शादी रणविजय नाम के लड़के के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद रिया उसके साथ दूसरे शहर में चली जाती है, तो वहीं मौली अपनी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बन जाती है। वो मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में काम करने लगती है, जहां उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक लड़के से होती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मौली अपने हॉस्पिटल से घर जा रही होती है कि तभी वो सड़क क्रॉस करते हुए अपनी दोस्त रिया को देखती है। वो गाड़ी से निकलकर तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, रिया, यार कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। हाय मौली, कैसी है? अरे कहाँ थी इतने सालों से? शादी के बाद जैसे गायब ही हो गई तू, कुछ पता नहीं तेरा। वो बस शादी के बाद मैं यूएस चली गई थी और लास्ट ईयर ही अपने हस्बैंड के साथ वापस आई हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ सेटअप कर लिया है। तू बता, तेरी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई है, और बस यही नहीं, पास ही के हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट बन गई हूँ मैं। क्या? तू डॉक्टर बन गई? क्या बात है। और तेरे हस्बैंड, वो क्या करते हैं? वो भी डॉक्टर है। वैसे तू अपनी बता, तेरी शादी को इतने साल हो गए, कोई बच्चा? नहीं। क्यों? तभी वहाँ रिया का पति रणविजय आ जाता है और गुस्से से बोलता है, रिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें तो बस मुझे लेट कराने का बहाना चाहिए, है ना? अरे जीजू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे दोस्त से? तुम कौन हो? रणविजय, ये मेरी बचपन की दोस्त है मौली। हम दोनों साथ में ही खेले और बड़े हुए हैं। माफ करना, आज मैं थोड़ा जल्दी में था। आप मेरा कार्ड ले लीजिए। अगर आपको बात करनी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकती हो। अभी मैं लेट हो रहा हूँ। चले रिया? हाँ ठीक है मौली, मैं तुमसे ना फिर कभी मिलूंगी। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मौली को रणविजय का बर्ताव काफी अजीब लगता है। वो घर आकर इस बारे में अपने पति विक्रम को बताती है, तो विक्रम उससे कहता है, तो क्या हुआ मौली, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे क्या पता वो बदल गई हो। नहीं विक्रम, मैं अपनी दोस्त को अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे इस तरीके से बात कर ही नहीं सकती। और जहाँ तक बदलने का सवाल है, उसकी आंखों से मुझे लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसका पति था जिस वजह से वो मुझसे कुछ बता नहीं पाई। ओ मौली, तुम ज्यादा क्यों सोच रही हो? उसके पति ने तुम्हें अपना कार्ड दिया है ना, तो तुम उसे कॉल करना, उससे बात करना। उसके बाद मौली अपनी दोस्त को फोन करती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मौली काफी बार रिया को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। वो इस बात से काफी ज्यादा निराश हो जाती है। कुछ दिन बाद जब मौली शॉपिंग करने मॉल जाती है, तब वहाँ उसे रिया एक बार फिर से मिलती है। वो रिया के पास जाती है और उससे कहती है, रिया, तू यहाँ? अरे मैंने तुझे न जाने कितनी बार कॉल किया, पर किसी ने तेरा फोन नहीं उठाया। आखिर क्या बात है, बता मुझे। यहाँ नहीं मौली, फूड कोर्ट में चलते हैं, वहाँ बात करें। तो रिया अपनी दोस्त के साथ मॉल के फूड कोर्ट में जाने लगती है, लेकिन चलते वक्त वो थोड़ा लंगड़ा रही होती है। टेबल पर बैठने के बाद वो दोनों आपस में बात करती हैं। तो रिया अपनी दोस्त मौली को सारा सच बताती है। बता रिया, आखिर क्या बात है? तू ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही है यार? वो बात ये है मौली कि रणविजय मुझ पर हमेशा शक करता है। वो डेली मुझे मारता है, पीटता है। तभी तो मेरे पूरे बदन पर घाव के इतने निशान है। प्लीज मौली, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देख रिया, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। इससे पहले मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, पर आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। तू डर मत रिया, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे पति को जेल भिजवा कर ही रहूंगी। इतना सब कुछ जानने के बाद मौली एक एनजीओ की मदद से रिया के हस्बैंड की पुलिस कंप्लेंट कर देती है।
पुलिस उसे फिजिकली और मेंटली अब्यूज करने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मौली अपनी दोस्त रिया को अपने घर ले आती है, जहां मौली का पति उन दोनों का स्वागत करता है। वेलकम लेडीज, अच्छाई की बुराई पर जीत मुबारक हो। ओ थैंक यू। वैसे रिया तुम इसे अपना ही घर समझो। हाँ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक बोल देना। हाँ, और जहाँ तक तुम्हारी जॉब का सवाल है, हमने तुम्हारी बात अपने हॉस्पिटल में कर ली है। और अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तुम दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। पता नहीं मैं इस जन्म में तुम्हारा उधार चुका पाऊंगी भी या नहीं। ओ वैसे रो मत रिया, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है। तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रिया और विक्रम के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे रिया की सादगी और भोलापन विक्रम के दिल में उतर जाता है और वो उससे प्यार करने लगता है। तो वहीं उनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मैंने आज से पहले कभी महसूस ही नहीं किया है। जी विक्रम जी, कहिए। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जानता हूँ कि मौली मेरी पत्नी है और उसके साथ मैं धोखा कर रहा हूँ, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अगर तुमसे प्यार करना गलत है तो हाँ, मैं हूँ गुनहगार, पर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ विक्रम, बहुत ज्यादा, और आपसे दूर नहीं जा सकते। प्लीज रिया, रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझ जैसी अभागन के भाग में भी आपके जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान लिखा था, जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करेगा। डर लगता है कि कहीं ये सब सपना ना हो। तो यकीन कर लो, यह सब सच है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी रिया हो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तभी वहाँ मौली आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो कहती है, वाह, क्या खूब खेल खेला है तुम दोनों ने। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा पति इश्किया खेल रहे हैं। वाह, और मुझे पता तक नहीं। बताओ क्या इनाम दूं तुम दोनों को इस बेवफाई का। मौली, मौली मेरी बात सुनो, मौली प्लीज। अरे सुनने के लिए बचा ही क्या है, जो था सब देख भी लिया और सुन भी लिया। धोखेबाज हो तुम दोनों। मौली, मैं जानता हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है इस तरह तुम्हें धोखा देकर। हम दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ दिमाग की नहीं दिल की जलती है। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यही सच है। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। विक्रम रिया का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही समय बाद वो मौली को डाइवोर्स देकर रिया से शादी कर लेता है और वो दोनों विदेश चले जाते हैं और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बेस्ट फ्रेंड बनी सौतन की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इसी तरीके से धोखा देती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। बिजली अपनी बचपन की सहेली शिवानी के घर गई होती है। वहाँ जाकर देखती है तो लाइट गुल होती है और एक सर्किट नाम का बिजली वाला बिजली लाने के लिए मेहनत कर रहा होता है। तभी बिजली अपनी सहेली शिवानी को बुलाती है और उससे कहती है, ओए शिवानी, ये क्या हो रहा है तेरे घर में? आज सुबह जब तेरे घर में आई थी तब तो लाइट थी, और अब क्या हो गया? और ये कौन है जो लाइट ठीक कर रहा है? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे 3-4 दिन से यही हो रहा था, कभी लाइट जा रही थी और कभी खुद ही वापस आ रही थी। आज भी यही हुआ। काफी देर से लाइट जब नहीं आई तो इन्हें बुलाया, ये बिजली वाले ही हैं। तेरा ये बिजली वाला देखने में तो बड़ा ही सही लग रहा है, बात करवाना मेरी। चुप हो जा, तुझे तो हर दूसरा लड़का सही ही लगता है। अरे देख तो सही, वो बिजली वाला है। अब क्या तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तू बिजली वाले से प्यार करेगी? प्यार करने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि बात करवा दे, और तू है कि उसमें भी भाव खा रही है। हट, मैं खुद ही बात कर लूंगी। शिवानी जब बात करवाने से मना कर देती है तो बिजली खुद ही सर्किट से कहती है, हेलो, मेरा नाम बिजली है, मैं शिवानी की दोस्त हूँ। वैसे आप प्रोफेशनल बिजली वाले हो या बस थोड़ा बहुत आता है बिजली का काम? जी हाँ, मैं प्रोफेशनल बिजली वाला ही हूँ।
यहाँ पर ना आसपास ना जिससे भी बिजली का काम करवाना होता है ना, वो सब मेरे पास ही आते हैं। ओह, वैसे आपकी ज्यादा उम्र नहीं लगती और देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हो। जी धन्यवाद। शिवानी मैडम, एक बार लाइट चलाकर देख लीजिए, सब ठीक तो हो गया है ना? अरे इतनी जल्दी काम क्यों खत्म कर दिया? कहीं और भी जाना है क्या आपको? नहीं, लेकिन ना घर में ना बाकी लोग ना काफी देर से बिना लाइट के थे और मेरा तो काम ही है बिजली का, इसलिए सोचा काम जल्दी खत्म करके जल्दी निकल जाऊँ। अरे ऐसे कैसे जल्दी निकल जाऊँ? आप हमारे साथ थोड़ी देर बैठो तो सही, चाय पानी तो बनता ही है ना। शिवानी जा, हम दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, समोसे भी मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों बेवजह ना कष्ट कर रही हो? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपने इतनी गर्मी में हमें पंखे की हवा दी, तो चाय के बिना मैं तो आपको जाने नहीं दे सकती। शिवानी तो खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जाना। बिजली शिवानी को चाय लाने के लिए भेज देती है और खुद सर्किट से वहाँ काफी ज्यादा देर तक बातें करती रहती है और उन दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है। बिजली को सर्किट तो शुरू से ही पसंद था, इसलिए वो आगे भी सर्किट से बात करना बंद नहीं करती और कभी उससे मिलने जाने लगती तो कभी उससे फोन पर बातें किया करती। ये सब लगा ही रहता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सर्किट शिवानी के घर आता है और वहाँ सर्किट और बिजली बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिवानी आ जाती है और उनसे कहती है, क्या यार, तुम दोनों को प्यार हो गया है तो मेरे घर ही मिलना जरूरी है। मेरी माँ भी बोलती है कि कितनी बार तेरे कमरे की लाइट खराब होती है। अरे तुझे तो पता है ना, तू मेरी बचपन की दोस्त है। अब मैं बस अपने बिजली वाले से मिलने जाऊँ तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हम तीनों एक साथ ही यहाँ बातें करेंगे। तू खुद तो फंसेगी ही और मुझे भी फंसवाएगी। तू रहने दे, मेरी माँ ना तेरी मम्मी को सब बता देंगी, इसलिए अब से बाहर ही मिलने का प्लान बनाओ। बिजली वाले की बिजली। सारी बात एक तरफ और बिजली वाले की बिजली एक तरफ। जब से मेरी बिजली से मुलाकात हुई ना, मेरी तो बिजली की परिभाषा ही बदल गई। रहने ही दो तुम दोनों तो, और चलो यार जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, चलते हैं, अब से बाहर ही कहीं घूमने जाएंगे, वही सही है। बिजली और बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब बिजली और सर्किट बाहर मिलने लगते हैं, लेकिन कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद बिजली सर्किट से मिलने के लिए बाहर आई होती है। तभी वहाँ बिजली की माँ भावना आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। तभी भावना उनके पास जाती है और उनसे कहती है, बिजली, तू यहाँ कर क्या रही है? तूने तो बोला था कि मैं शिवानी के घर जा रही हूँ। ये शिवानी का घर तो नहीं लग रहा है और ना ही ये शिवानी है। माँ, ये सर्किट है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले तो घर चलो तुम दोनों, यहाँ सभी लोगों के आगे तमाशा बना रखा है। बोल दे अपने सर्किट को भी। भावना अपने साथ बिजली और सर्किट को घर लेकर जाती है। भावना उन दोनों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ का बल्ब फ्यूज हो जाता है और बिजली खुद ही बल्ब को देखने चली जाती है। बिजली चेक ही कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से जोरों से करंट लगता है और वो गिर जाती है। तभी भावना और सर्किट उसके पास जाते हैं और सर्किट कहता है, बिजली, ये क्या है? मेरे होते हुए तुम खुद बल्ब लगाने लग गई। देखा, अब लग गया ना करंट। मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बिजली वाला है, इसलिए मैं खुद ही ठीक करने लगी। क्या तुम जिससे प्यार करती हो वो एक बिजली वाला है? और बिजली बेटा, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन तुम्हें यही पसंद आया? माँ, इसमें परेशानी ही क्या है? मुझे सर्किट पसंद है और वो दिल के तार और बिजली के तार दोनों को अच्छे से जोड़ना जानता है। आप उससे अभी मिली हो इसीलिए ऐसे बोल रही हो, लेकिन आप जब मुझे अच्छे से जान जाओगी ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलोगी। अब तुझे तो समझाना ही बेकार है। जब तूने खुद ही जिंदगी भर बिजली के झटके खाने की सोच ली है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। भावना को सर्किट पसंद तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी के आगे चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद से सर्किट अपने ही घर में बिजली का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ बिजली आती है और सर्किट को पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन बिजली को ये नहीं पता था कि वो काम कर रहा है, इसलिए गलती से सर्किट से लाइट ऑन हो जाती है और उन दोनों को ही करंट लगता है। बिजली को भी काफी करंट लगता है तो बिजली कहती है, क्या है? बिजली नाम है मेरा और तुम्हें छूते ही मुझे बिजली के झटके लगने लगते हैं। अब क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा तो काम ही बिजली का है। लेकिन ना तुम जब पीछे से आई थी ना तो थोड़ा देख लेना चाहिए था तुम्हें।
कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। अब सुनाने का क्या फायदा, मुझे तो झटका लगना था और लग गया ना। आप बिजली वाले से अगर प्यार करोगी तो बिजली के झटके तो लगेंगे ही ना। अच्छा जी, फिर तो मेरा नाम भी बिजली है, तो मैं भी झटके दूं तुम्हें। मुझे तो वैसे भी तुम्हें हाथ लगाते हुए ना 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। सर्किट और बिजली एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं, इसलिए अब वो दूसरे किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और एक दूसरे पर ही ध्यान देते हैं। दोनों की आपसी रजामंदी से और घर परिवार की सहमति से दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का मुहूर्त भी होता है। धीरे धीरे जब दोनों की शादी का दिन आता है तो सर्किट अपनी बारात लेकर बिजली के घर आता है और दोनों की शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, तभी लाइट चली जाती है और वहाँ एक औरत कहती है, ऐसे शादी के बीच में अंधेरा हो जाना अच्छी बात नहीं है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। हाँ बिजली बेटा, मुझे भी यही लग रहा है कि कोई अच्छी बात नहीं है। माँ आप कैसी बातें कर रही हो, और ये तो और भी अच्छा संकेत है ना। अब मेरी बिजली वाले से शादी हो रही है और शादी में लाइट चली गई तो सर्किट को अपनी ही शादी में काम भी मिल गया ना। सर्किट जाओ तो जरा देख के आओ, अचानक से बिजली क्यों चली गई। बिजली के बोलने पर सर्किट वहाँ से लाइट चेक करने चला जाता है। थोड़ी ही देर में लाइट ठीक करके वो वापस आ जाता है और कहता है, वो ज्यादा लोड पड़ गया था ना, बस इससे लाइट चली गई थी और कुछ नहीं। हाँ, मैं तो बोल ही रही थी कि ज्यादा कुछ थोड़ी हुआ होगा, ऐसी ही लाइट आती जाती रहती है, कोई बात नहीं। देखा माँ, अभी तक जो शुभ संकेत नहीं है ये बोल रही थी और लाइट के आते ही अपनी बात से पलट गई। आप उनकी बात सुन रही हो। हाँ तू सही बोल रही है, अब मेरी बेटी बिजली की बिजली वाले के साथ शादी हो रही है, मुझे खुश होना चाहिए। इतने झटकों के साथ आखिरकार बिजली और सर्किट की शादी हो ही जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। नायरा एक बंदिशों वाले घर में पली बड़ी लड़की थी, जिसके कारण उसको अपनी छोटी छोटी सी खुशी के लिए लाख मिन्नतें करनी पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन जब नायरा कॉलेज में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी दोस्त माया उसके पास आती है और बोलती है, क्या यार नायरा, क्या ये किताबी कीड़ा बनी रहती है, कभी तो हम लोगों के साथ घूमने फिरने चल लिया कर। देख माया, तू मुझे और मेरी जिंदगी को अच्छे से जानती है। मेरा भाई भी इसी कॉलेज में है और वो हर वक्त किसी न किसी को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ ही देता है। ऐसे में उसे पता चला कि मैं घूमने गई हूँ तो वो तो मुझे मार ही देगा। कैसे हिटलर खानदान में पैदा हुई है। देख माया, एक बात कहूँगी, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर ऐसे ही बंदिशों में रहेगी तो जिंदगी नहीं जी पाएगी। एक बार अपनी खुशी के लिए भी कुछ करके देख। आज रात हम नाइट पार्टी करने क्लब जा रहे हैं, देख ले, अगर रिस्क ले पाए तो खूब मजे करेंगे। माया इतना बोलकर चली जाती है और शाम के समय कॉलेज से घर लौटते हुए भी नायरा के दिमाग में माया की बातें ही घूम रही थी। लेकिन नायरा के घर आते ही उसकी माँ कालकी उससे बोलती है, आ गई नायरा, चल जल्दी से कपड़े बदल के रसोई में हाथ बटवा, तेरे भाई को भूख लगी है। मुझे भी तो भूख लगी है माँ, मुझे भी बना के खिला दिया करो ना कभी माँ, हद है। इतनी जुबान कैसे खुल रही है तेरी, लड़की होकर इतनी तेज आवाज करना तुझे शोभा नहीं देता। आज बोल दिया, आगे से ना सुन लूं मैं। नायरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद कपड़े बदलकर वो अपनी माँ के साथ खाना बनवाती है। रात के समय जब सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, तब नायरा अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोलती है, दिन में तो मैं कहीं जा नहीं सकती अपनी मर्जी से, लेकिन रात तो है ना मेरे पास, इसका इस्तेमाल मुझे करना ही चाहिए। आखिर कब तक मैं अपनी जिंदगी में ऐसे घुट घुट के जीऊंगी। सबके सोने के बाद नायरा चुपके से अपने कमरे में पिल्लो का इंसान बनाकर उसको चादर ओढ़ाकर खुद खिड़की के सहारे घर से बाहर निकल जाती है और अपनी दोस्त माया की बताई जगह पर आती है, जहां माया नायरा को देखकर बोलती है, ओ माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। जो लड़की दिन में कहीं नहीं जा सकती वो नाइट में पार्टी में आई है। वाह यार। मजाक मत बना, चलना आज खूब मजे करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, नाइट पार्टी को एंजॉय करते हैं। नायरा पहली बार ऐसे नाइट पार्टी के लिए घर से बाहर निकलती है और उसको अपने घर वालों से छुपकर आजाद घूमने में बड़ा मजा आता है। उस दिन के बाद से लगभग हर दूसरे दिन नायरा यही करती, लेकिन एक रात जब बिस्तर पर तकिए लगाकर वो खिड़की से जाने लगती है तो उसको जाते हुए उसकी माँ देख लेती है,
जो उससे पहले नीचे जाती है और नायरा की खिड़की से उतरते ही उसके सामने खड़ी हो जाती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर नायरा कुछ बोल नहीं पाती। इतने में काल्की उसका हाथ पकड़कर घर में लाती है और उससे बोलती है, तो ये सिला दिया तूने हमारे प्यार का, विश्वास का। घर से भाग रही थी, अरे तेरे भाई को पता चला ना तो तुझे अभी यहीं मार देता। नहीं माँ, मैं भाग नहीं रही थी माँ। चुप, एकदम चुप। तुझे पढ़ने लिखने दिया, यही बड़ी गलती की। लड़की जात को समय रहते काबू ना करो तो हाथ से निकल जाती है। मयंक से कहकर तुझे देखने के लिए लड़के वाले बुलवाती हूँ और तेरी शादी करवाकर तुझे तेरे ससुराल भेजती हूँ। नायरा को उसके कमरे में बंद करके अगले दिन काल्की अपने बेटे मयंक को कहकर नायरा के लिए लड़के की तलाश करने लगती है। नायरा को अब घर से बाहर क्या, कमरे से बाहर आने की भी इजाजत नहीं थी। 2 दिन से कमरे में बंद नायरा के पास उसकी माँ आती है और उसे बोलती है, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कुछ भी ड्रामा किया तो तेरे भाई को बता दूंगी उस रात का सच, फिर वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये जिंदगी कौन सी मौत से कम है। नायरा अपनी माँ की बात मानकर तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ सुधा के साथ आया हुआ था। उन दोनों को नायरा पसंद आती है, जिसके कारण काल्की देवी भी देर नहीं लगाती और 1 हफ्ते के अंदर ही नायरा की शादी कर उसको उसके ससुराल भेज देती है, जहाँ उसकी सास उसका स्वागत करते हुए कहती है, आजा बहू, तेरा इस घर में स्वागत है। तुझे इसे अपना ही घर समझना है। तुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा माँ जी, तो क्या अगर मुझे कहीं कुछ सामान लेने जाना हुआ तो आप मुझे जाने दोगी, या मुझे मेरी सहेली से मिलना हुआ तो? बहू, अच्छे घर की बहू वे अकेले कहीं बाहर नहीं जाती। तुझे जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे या पंकज को बोल दियो, तुझे मिल जाएगा। और सब सहेलियों को भूल जा, मैं हूँ ना तेरी सहेली। ये मेरा ही घर है, क्योंकि वहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। नायरा पर लगी इतनी पाबंदियों के कारण उसको घुटन होने लगी थी, जिसके चलते शादी के बाद भी वो छुपते हुए रात को नाइट पार्टी के लिए जाने लगी। ऐसे ही एक रात अपने पति पंकज के सोने के बाद नायरा चुपके से अपने ससुराल से निकलकर अपनी दोस्त माया से मिलती है और बोलती है, माया, मैं अपनी जिंदगी की कैद में रह रहकर थक गई हूँ, इसीलिए आज रात में इस नाइट पार्टी में अच्छे से पीऊंगी। ठीक है, लेकिन बस घर जाने की हालत में रही हो, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है और तेरी सास या पति को तेरी इस नाइट पार्टी करने की आदत के बारे में पता चला तो वो तुझे घर से निकाल देंगे। मेरा खुद का तो घर है ही नहीं जहाँ मैं चैन और सुकून से रह पाऊँ, इसीलिए अब ये सब छोड़, चल पार्टी एंजॉय करते हैं। नायरा माया के साथ मिलकर उस रात अपनी नाइट पार्टी में बहुत ड्रिंक कर लेती है, जिसके कारण वो खुद के पैरों पर चलने के लायक भी नहीं होती और क्लब में ही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब नायरा की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने कमरे में होती है। ये देखकर नायरा अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है, ये सर दर्द, और मैं घर कब आई? कौन लाया? कहीं माँ जी और पंकज जी को मेरी नाइट पार्टी करने की आदत के बारे में पता तो नहीं चल गया? नायरा पिछली रात के बारे में कुछ याद करती उससे पहले कमरे में पंकज आता है, जो बोलता है, अरे आप उठ गई नायरा जी, चलिए फ्रेश हो जाइए। माँ गुस्सा कर रही थी आप जल्दी नहीं उठी तो, इसलिए ना मैंने उन्हें कह दिया है कि आपकी तबीयत खराब है। अगर वो आपसे पूछे ना तो आप भी यही बोल देना। पंकज जी, मैं यहाँ कैसे आई? मतलब रात को आप इसी कमरे में सोई थी तो यहीं उठेंगी ना। सुबह सुबह पी रखी है क्या आपने? नहीं, वो बस ऐसे ही। शायद माया छोड़ गई होगी मुझे, लेकिन कमरे तक कैसे? खैर, अभी उठकर फ्रेश हो जाऊं, वरना माँ जी सुनाएंगी। नायरा उठकर अपने कामों में लग जाती है और उस दिन के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। कुछ दिनों बाद दोबारा नाइट पार्टी के लिए नायरा रात के समय अपने घर से निकल जाती है और उसी दिन की तरह नायरा बहुत ड्रिंक कर लेती है। लेकिन उस समय उसी क्लब में मौजूद एक मयूर नाम का लड़का, जो कि नायरा की पड़ोसन गोमती का लड़का था, नायरा की नाइट पार्टी की वीडियो बना लेता है। कुछ देर में फिर से नायरा टल्ली होकर बेहोश हो जाती है और अगली सुबह उसकी आंखें अपने कमरे में खुलती हैं। ये देखकर वो फिर से अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है, ओ मेरा सिर, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे माया घर छोड़ने आती है तो किसी को पता क्यों नहीं चलता? मुझे पंकज जी से पूछना चाहिए।
उठ गई आप? फ्रेश हो जाइए और टेबल पे ना नींबू पानी रखा हुआ है, पी लीजिएगा। नींबू पानी? लेकिन नायरा कुछ बोलती उससे पहले ही उसके कानों में उसकी सास की आवाज आती है। बहू, बहू नीचे आ जल्दी। अपनी सास की इतनी तेज आवाज सुनकर पंकज और नायरा एक दूसरे का चेहरा देखकर बोलते हैं, माँ वो भी इतने गुस्से में? चलकर देखते हैं पंकज जी। नायरा और पंकज नीचे आते हैं, जिसके बाद सुधा बिना कुछ बोले और समझाए सीधा नायरा को थप्पड़ मारती है। हॉल में पड़ोसन गोमती भी मौजूद होती है, जो ये सब तमाशा देखकर खुश होती है। तभी पंकज अपनी माँ से बोलता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपने नायरा को थप्पड़ क्यों मारा? तेरी बीवी आधी रात को हमें बेवकूफ बनाकर घर से बाहर नाइट पार्टी करने जाती है और वहाँ दारू पीती है। अरे गोमती के लड़के ने कल इसे देखा क्लब में और साथ ही वीडियो भी दिखाई जिसमें ये घटाघट पीने में लगी है। शरीफ घर की लड़कियों और बहुओं को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। माँ शरीफ घर की बहुओं को एंजॉय करने का हक नहीं है क्या? और नाइट पार्टी में लड़कियों का जाना उनके कैरेक्टर पे कैसे सवाल उठाता है? और तो और आंटी जी का लड़का भी तो रात में नाइट पार्टी में था। तू अपनी बीवी को सही ठहरा रहा है इस मामले में? अरे अगर वो नहीं बताता तो हमें कभी पता नहीं चलता इसकी इस हरकत का जो ये छुप छुप कर रही है। छुप कर कुछ नहीं किया नायरा जी ने। और अपनी खुशी के साथ ना एंजॉय करना ना सिर्फ लड़कों का नहीं लड़कियों का भी हक होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नायरा जी अकेले नहीं गई थी, मैं था उनके साथ में। इतना बोलकर पंकज अपनी और नायरा की फोटो दिखाता है, जिस पर सुधा बोलने लायक नहीं रहती। तो वही इन सब से नायरा को भी पता चल जाता है कि उसको नशे की हालत में घर लाने वाला उसका पति था, जो शायद बहुत पहले ही उसकी नाइट पार्टी की आदत को जानता था, लेकिन आज तक नायरा को कुछ नहीं बोला। इन सब में नायरा की पूरी तरह से आजादी मिली हो या ना, लेकिन एक समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी जरूर मिल गया था। लीलावती ने अपने बड़े बेटे विवान का रिश्ता सलोनी नाम की लड़की से तय कर दिया था। साथ ही शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी। इस बात का पता जैसे ही विवान की छोटी बहन मिनल, जो कि पढ़ाई के लिए अपनी मौसी के घर दूसरे शहर में रहती थी, को लगता है, तो वो तुरंत ही अपना सामान पैक कर अपने घर लौट आती है। उसे अचानक घर आया देख उसकी माँ हैरान होकर कहती है, मिनल तू यहाँ क्यों चली आई? आने से पहले पूछा भी नहीं तूने? माँ अभी अपने घर भी पूछ कर आऊँ क्या? और मेरी राय लिए बिना ही आपने मेरे लिए भाभी कैसे ढूंढ ली? भैया कहाँ है? वो अपनी छोटी बहन के बिना घोड़ी चढ़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? भैया भैया। उसका ये शोर सुनकर उसका भाई विवान बाहर आता है और आते हुए अपनी माँ से कहता है, ओहो माँ, घर में कौन कलेश कर रहा है? किससे लड़ रही हो आप? कलेश मैं नहीं, कलेश ये तेरी बहन कर रही है। देख बिना बताए ही घर टपक गई। लगता है तेरी मौसी ने सब बता दिया इसको। हाँ आपसे अच्छी तो मौसी है, मेरे बिना तो भाभी ढूंढ लिया आप लोगों ने। अरे शांत हो जा, हम तुझे बताने वाले थे। अरे पागल, तू इकलौती बहन है मेरी, तेरे बिना शादी कैसे कर लूं मैं? लेकिन मेरे बिना रिश्ता तो पक्का कराए ना। तुझे बता देते तो ये जो रिश्ता पक्का हुआ है ना, उसमें भी तू कोई ना कोई कमी निकाल कलेश खड़ा कर देती, जैसे अब कर रही है। माँ क्या बोले जा रही हो बेचारी को? थकी हारी आई है। मिनल अब तो तू आ गई है ना, चल अब नाराजगी छोड़ दे और जाकर कमरे में आराम कर। हाँ मैं कुछ खाने को लाती हूँ तेरे लिए। कुछ नहीं, आलू के पराठे चाहिए मुझे। लाती हूँ मेरी बच्ची, लाती हूँ, तू जा कमरे में। इस तरह मिनल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना सामान लेकर कमरे में चली जाती है। मिनल बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की लड़की थी। घर में चीजें अगर उसके हिसाब की ना होती तो वो बात बात पर कलेश किया करती और उसके स्वभाव को उसकी माँ अच्छे से जानती थी। समय बीतता है और मिनल के भाई की शादी का दिन आ जाता है। बारात नाचती गाती मैरिज हॉल तक पहुंचती है। विवाह मंडप में जाने के लिए जैसे ही जूते खोलता है, वैसे ही दुल्हन की सहेलियां उसके जूते चुराने के लिए उठाने जा ही रही होती हैं। लेकिन उससे पहले ही मिनल उन्हें उठाकर कहती है, जूते चुराने की सोचना भी मत। मेरे होते हुए मेरे भैया के जूते चोरी नहीं हो सकते। अरे ये क्या बात हुई? जूते चुराई की रस्म होती है, अब तुम्हारे डर से हम ये रस्म नहीं करेंगे क्या? रस्म के नाम पर अपने भैया से पैसे ऐंठने नहीं दूंगी तुम्हें। हाँ मिनल क्या कर रही है तू? अरे ये रस्म होती है, कल लेने देना, क्यों रोक रही है? अरे माँ क्या बात कर रही हो? फालतू पैसे हैं तो मुझे दे देना, लेकिन रस्म के नाम पर इन पर तो मत लुटाओ। इस बात पर दुल्हन की सहेलियों और मिनल में बहस हो जाती है। कुछ देर में मिनल भी शादी के जोड़े में सजी वहाँ आती है
और अपनी सहेली से पूछती है तो उसकी सहेली गुस्से में कहती है, होना क्या है सलोनी, तेरी ननद बड़ी कलेशी है। शादी के शुभ मुहूर्त पर भी रस्में निभाने के समय ऐसा कलेश कर रही है। अरे शांत हो जा यार तू। सासू माँ ये। बहू तू मंडप में बैठ, मैं देखती हूँ ना ये सब। सलोनी अपनी नंद की तरफ देखते हुए मंडप में बैठ जाती है और लीलावती सभी को शांत करवाती है। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो जाती है। साथ ही अपने मायके से विदा लेकर सलोनी ससुराल चली जाती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। शादी के 1 महीने तक सब ठीक रहता है। एक रोज सुबह नाश्ते के समय सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी मिनल अपने कमरे से आती है और कहती है, क्या बात है, मेरे बिना ही सबने नाश्ता करना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। तेरे लिए भी खाना रखा हुआ है, तू बैठ और नाश्ता कर। वो तो मैं कर ही लूंगी भैया, लेकिन हम सभी साथ में नाश्ता करते हैं तो आज मुझे उठने में थोड़ा लेट क्या हो गया? आप लोगों ने वेट भी नहीं किया। मिनल बेटा, तुझे अपने पेट में खाना है, हमें अपने पेट में खाना है, तो क्या फर्क पड़ गया अगर हमने तेरे बिना नाश्ता करना शुरू कर दिया तो? हाँ ननद जी, ये बात छोड़िए और ये पास्ता खाइए। सलोनी उसे एक प्लेट में पास्ता परोस कर देती है। मिनल पास्ता खाती है और खाते ही 1 गिलास पानी पीकर कहती है, इतना तीखा पास्ता, आप मेरी जुबान जलाना चाहती है क्या भाभी? पर मैंने तो इसमें बस हरी मिर्च डाली है, मुझे नहीं पता था तुम्हें मिर्ची हजम नहीं होती। हाँ तो पता होना चाहिए ना भाभी, सुबह सुबह की जुबान जला दी मेरी। अरे क्यों जरा सी बात पर कलेश कर रही है? उसे आए हुए 1 महीना ही तो हुआ है, इतने समय में वो घर को समझे कि घर वालों को? हाँ, मेरी बातों को तो कलेश कहकर टाल दो आप लोग। सच में सही बातें बोलो तो सबको मिर्ची लग जाती है। सच में मेरी ननद कलेश करने वाली है, उस दिन शादी में और आज जरा सी बात पर घर पर। अभी मैं कुछ बोलूंगी तो कलेश और बढ़ेगा, शांति रहती हूँ। अपनी नंद का कलेशी स्वभाव जानकर सलोनी उसे कम बोलना ही पसंद करती थी ताकि घर में बिना बात के कलेश ना हो। ऐसे ही एक दिन विमान अपनी अलमारी से 2-4 शर्ट निकाल कर देख रहा होता है, तभी मिनल उसे चाय देने वहाँ आती है। भैया चाय पी लो। हाँ टेबल पर रख दे। क्या हुआ, अपने कपड़ों को क्यों निहार रहे हो? इसमें से ना वो ब्लू वाली शर्ट अच्छी लग रही है। अच्छा, लेकिन वो मैंने परसों ही पहनी थी। तो क्या हुआ, एक बार पहने हुए कपड़े जैसे आप दोबारा डालते ही नहीं। यही वाली शर्ट पहनो, अच्छी लगेगी आप पर। एक बार सूट के साथ मैच करके देखता हूँ। तभी मिनल मुस्कुराती हुई चाय रखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब उसका भाई बाहर जा रहा होता है तो उसे अपनी पसंद की हुई शर्ट की जगह रेड कलर की शर्ट पहने देख वो विमान को टोकते हुए कहती है, अरे मैंने कहा था ना ब्लू वाली शर्ट पहनना। फिर तेरी भाभी ने पसंद की है और पहनने में बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा यही पहन लेता हूँ। हाँ, अब आप मेरी कहाँ सुनोगे, भाभी आ गई है, वो जो कहेंगी पसंद करेंगी, सब अच्छा होगा ना। बंदर लग रहे हो इस लाल कलर की शर्ट में, पता नहीं क्या कलर चॉइस है भाभी की। हाँ। तभी विवान का वॉलेट देने आई सलोनी अपनी नंद की ये बात सुन लेती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती और विवान भी वहाँ से जाने लगता है। तो मिनल फिर उसे टोकते हुए कहती है, भैया क्या आप सच में शर्ट को पहनकर बाहर जाने वाले हो? भाभी थोड़ा भी फैशन सेंस नहीं है क्या आप में? नहीं है तो कम से कम मेरे भैया का फैशन तो मत बिगाड़ो। बस बहुत हो गया ननद जी, बड़ी हो, तुमसे बहस करने से पहले सोचा तो करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब घर में ऐसे बात बात पर कलेश करती हो तो बाहर लोगों के साथ कैसे रहती होंगी। मैं कलेश कर रही हूँ कि आप कलेश करने वाली हरकतें कर रही हो? जब मेरे भैया ने शर्ट पसंद कर ली थी तो क्या जरूरत थी उसे बदलवाने की? पहली बात कि आवाज नीचे करके बात करो। दूसरी बात, तुम्हारे भैया खुद तुम्हारी पसंद की हुई शर्ट को नहीं पहनना चाहते थे तो मैंने उन्हें दूसरी शर्ट निकाल कर दे दी, ना कि जानबूझकर तुम्हारी पसंद की हुई शर्ट को ना पहनने को कहा मैंने। हाँ मीनल, और अपनी भाभी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? ये सब कमरे के दरवाजे पर खड़ी लीलावती सुन रही होती है। तभी वो वहाँ आती है और कहती है, अब मिली तुझे शांति? मुझे तो कभी कभी चिंता हो रही है, जब मायके में इतना कलेश करती है तो अपने ससुराल जाकर कितना कलेश करेगी। माँ आप तो ऐसे मत कहो, मैं तो अपने स्वभाव में थोड़ी शांति ला ताकि तेरे आसपास के लोग भी तुझे कलेशी ना कहें। मीनल देख, हम ना तेरे भले के लिए कह रहे हैं कि तूने कलेश करना छोड़ दे, क्योंकि कल को ना तुझे किसी और के घर जाना है, किसी और के घर को संभालना है, एक बहू के सारे फर्ज निभाने हैं। अगर तू इस तरह से कलेश करती रही
तो तेरा ना किसी के साथ भी गुजारा नहीं हो पाएगा। कलेश करने की आदत तेरे भविष्य के लिए आगे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तुझे तेरे अपनों से दूर कर देगी। तेरा पति कुछ चाहेगा तुझे बताना तो वो तुझे नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कहीं तू कलेश ना कर दे। तेरी सास तेरे बारे में कुछ अच्छा सोचेगी, तेरे लिए कुछ लाएगी तो तुझे वो नहीं देगी। वो भी यही सोचेंगे कहीं तू उस चीज के लिए उनके घर में कलेश ना कर दे। इसलिए हमारी बात मान और ये कलेश करने की आदत छोड़ दे। मीनल सर झुकाए खड़ी रहती है, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और उसे वापस अपनी पढ़ाई के लिए मौसी के यहाँ जाना होता है, तो वो जाने से पहले अपनी भाभी से अपने स्वभाव के कारण माफी मांगती है और सलोनी भी उसे छोटा समझकर माफ कर देती है। सारिका और पायल रिश्ते में ननद भाभी थे। सारिका अपनी ननद पायल को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती, उसकी सारी इच्छा उसके बोलने से पहले पूरी कर देती। इसी तरह से पायल भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करती, उनकी कही हुई कोई भी बात नहीं काटती। एक रोज सुबह के समय सारिका अपने पति पुनीत के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी उसकी ननद पायल वहाँ आती है और अपने भाई से कहती है, भाई मुझे कॉलेज ट्रिप पर जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, थोड़े पैसे दीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे देकर भूल गई थी जो आज मांग रही है। देखिए भाई, आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे बहस कर सकूं। मेरी बस निकल जाएगी, जल्दी करिए ना। भाभी आप ही बोलिए ना भाई को कुछ, पैसे के मामले में इनकी याददाश्त ना बहुत कमजोर है। देखो भाई, इस टाइम मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसे कैसे ट्रिप बन गया घूमने का? मुझे पहले तो बताना चाहिए था ना। अब ऐसे अचानक बताओगी तो और क्या होगा? आप मेरी ननद को कुछ मत बोलिए, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसे जाना है। तब एक काम करो, पैसे भी तुम ही दे दो, क्योंकि ये कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली है। ये भी उसने तुम्हें ही बताया था, तो अब पैसे देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही हुई ना। दो अब। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर दूंगी। मेरी एक लौती प्यारी ननद है, इसे नहीं दूंगी तो किसे दूंगी। एक काम करो पायल, तुम मेरे रूम में जाकर मेरे पर्स से जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। क्या बात है भाभी, सच में भाभी हो तो ऐसी। अगर भाभी नहीं होती तो आप जैसे कंजूस भाई के साथ मेरा गुजारा कैसे होता। पायल इतना कहकर सारिका की कमरे में जाती है और उसके पर्स में से पैसे लेकर कॉलेज के लिए निकल ही रही होती है कि तभी घर के मेन गेट पर पहुंचते ही सामने से आ रहे अपने पड़ोसी योगेश से उसकी टक्कर हो जाती है और दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। तभी सारिका भागते हुए उनके पास आती है और उन्हें उठाते हुए कहती है, आप लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप दोनों ही बहुत जल्दी में थे, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया कि सामने से कौन आ रहा है। मेरी ननद तो तूफान में है ही, लेकिन देवर जी आपको क्या हुआ? आप तो कभी इतनी जल्दी में नहीं रहते हैं। वो भाभी जी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और माँ ने आपके लिए मैसेज भेजा था, सोचा आपको बताते हुए निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए, इसी चक्कर में टकरा गए। माफ करिए पायल जी। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है, मुझे भी सामने देख कर चलना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का ही होता है। मेरे घर में एक शैतान थी, पता था मुझे, लेकिन पड़ोस में भी है, ये आज पता चल गया मुझे। आपने क्या बोला भैया? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देवर जी आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, इन्हें तो ऐसे ही सबका मजाक बनाने की आदत है। आप तो जानते ही हैं कि मेरी तो सिर्फ एक प्यारी सी ननद है, इसलिए मैं आपको अपना देवर मानती हूँ। मुझे आपके मुँह से भाभी सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, अभी तो सिर्फ ननद को ही बिगाड़ा हुआ है, अपने प्यार से। देवर होता तो उसे भी बिगाड़ देती। तुम भी थोड़ा बचकर रहो इनके प्यार से। भाभी मैं जा रही हूँ, भाई का ताना मारना तो कभी बंद ही नहीं होगा। मैं चलती हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। ठीक है तुम जाओ। देवर जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बैठिए, चाय तो पीकर जाइए ना आप। नहीं भाभी जी, अभी मैं भी ऑफिस के लिए चलता हूँ, बाद में फिर कभी आ जाऊंगा। और हाँ, मैं आपसे कहने आया था कि माँ ने आपको घर बुलाया है, उनको शायद कोई काम है, आप चले जाना, अभी मैं चलता हूँ। पायल के जाने के कुछ समय बाद योगेश भी सारिका से इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद बस स्टैंड पर पहुंचकर अपनी बाइक साइड में लगाकर एक लड़की के सामने कान पकड़कर खड़ा हो जाता है, जो कि कोई और नहीं सारिका की ननद पायल थी, जिस पर वो उसे गले लगाकर कहती है, इतना समय भी कोई लगाता है क्या आने में? तुम्हें पता भी है कि मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी भाभी ही आने नहीं दे रही थी तो मैं क्या करता? आफ्टर ऑल मैं उनका देवर जो हूँ और मुझे पता था कि मैंने गलती की है, इसलिए पहले ही कान पकड़ लिए। अब तो गुस्सा मत करो। यार भाभी का नाम मत लो, उनका नाम सुनते ही ना मुझे टेंशन हो जाती है कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ननद का उनके देवर से ही अफेयर चल रहा है तो उन्हें कैसा लगेगा।
मुझे तो उस दिन के बारे में सोच कर भी डर लगता है। अच्छा, तो अब तुम उस दिन के डर में हमारा आज का दिन खराब मत करो। चलो जल्दी यहाँ से, वरना पता चले वो दिन आज ही आ जाए, क्योंकि ये बस स्टैंड हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। पायल इतना कहकर योगेश की बाइक पर बैठकर उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ योगेश और पायल और भी नजदीक आने लगते हैं। अपनी ननद और देवर के अफेयर से अनजान पायल योगेश को कभी अपने घर आने जाने से नहीं रोकती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। तभी एक रोज पायल और योगेश एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले मार्केट में घूम रहे थे। तभी योगेश की माँ देवयानी की नजर उन पर जाती है और दोनों को ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमते देखकर वो दंग रह जाती है और गुस्से में घर आकर सीधा सारिका के पास जाकर कहती है, बहू ऐसे बिना माँ की बेटी को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ननद का तुम्हारे ही देवर के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। न जाने कैसी लड़कियां हैं आजकल की। देखिए आंटी जी, मैं आपके बेटे को अपने देवर के समान समझती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ननद के बारे में जो कहेंगी मैं वो मान लूंगी। मुझे आपकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। लेकिन सच यही है कि तुम्हारी ननद का अफेयर चल रहा है तुम्हारे ही देवर के साथ। तुम बस मेरी बात को ध्यान में रखकर अपनी ननद पर नजर रखना शुरू कर दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देवयानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर सारिका बहुत परेशान हो जाती है और सच्चाई जानने के लिए वो देवयानी के कहने पर अपनी ननद पायल पर नजर रखना शुरू करती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम को घर लौटते समय पुनीत पायल को योगेश के साथ बाइक पर बैठकर आते हुए देख लेता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी सारिका को सारी बात बताकर उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। तभी वो अपने मन में कहती है, क्या सच में मेरी ननद और मेरे देवर का अफेयर चल रहा है? दो अलग अलग लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं हो सकती। मुझे आज पायल से प्यार से पूछना चाहिए, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, मुझे यकीन है। सारिका इतना सोचकर अपनी रसोई के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी ननद पायल के लिए दूध लेकर उसके कमरे में जा रही थी। तभी वो देखती है कि पुनीत भी पायल के कमरे से ही जा रहा था। तभी वो दोनों जैसे ही पायल के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, वो उसे फोन पर बातें करते हुए सुनते हैं। तुम तो कह रहे थे कि शायद भाई ने हमें देख लिया है, लेकिन उन्होंने तो अभी तक मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे भाई से ज्यादा भाभी को लेकर टेंशन हो रही है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी ननद का अफेयर उनके देवर से ही चल रहा है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं कौन सा उनका सगा देवर हूँ तो तुम्हारा पड़ोसी ही ना। तुम इतना मत सोचो, लेकिन हाँ, उन्हें कहीं और से पता चले इससे पहले तुम ही उनको बता दो। तुम सही कह रहे हो, मैं कल सुबह ही सब बता दूंगी उन्हें। पायल इतना कहकर कॉल रख देती है। पायल की सारी बातें कमरे के बाहर खड़े पुनीत और सारिका सुन रहे थे, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आते हैं और कहते हैं, पायल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरी ननद का मेरे ही देवर के साथ अफेयर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। भाभी, मैं योगेश को बहुत पसंद करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शादी योगेश से कभी नहीं करवाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख रखा है और तुम्हारी शादी वहीं होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। पुनीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज पुनीत अपने घर के बाहर पायल और योगेश को बातें करता हुआ सुनता है। योगेश, भैया हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो कुछ दिन में लड़के वालों को बुलाने वाले हैं, तो मुझे भगा कर ले जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो हमसे बड़े हैं, वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर उन्हें तुम्हारे लिए मुझसे बेटर कोई और लग रहा है तो वही होगा, और तुम्हें भी अपने भाई के फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। योगेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर पुनीत अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन की खुशियों को ध्यान में रखते हुए योगेश के साथ अपनी बहन की शादी करने को तैयार होता है। इस तरह से सारिका की ननद और देवर के अफेयर का रिश्ता शादी के रिश्ते में तब्दील होता है।